करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पौधों में लैंगिक जनन होता क्या है। तो जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं अपनी कि जनन की विधियां, मैंने अपनी पूर्व कक्षा में आपको बताया था अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। अलैंगिक जनन में पौधे में जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। पर जब लैंगिक जनन की बात की जाती है तो इसमें पौधे के नर और मादा ये दो भाग होते हैं जो प्रोसेस में पूरी भाग लेते हैं, जिससे बीजों का निर्माण होता है और फिर बीजों के द्वारा ही नए पौधे उगते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है लैंगिक जनन की। तो ये प्रक्रिया जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, ये है आपका अलैंगिक जनन, जिसमें हमने अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। और ये है आपका लैंगिक जनन, जहां पर एक बीज को बोते हैं और फिर धीरे धीरे उससे नए पौधे का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये सेम चीज करके दिखाई थी। तो ये आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसके आगे की प्रोसेस जिसमें हमें समझना है कि किस तरह से परागण होता है और किस तरह से निषेचन होता है, उससे पहले जरूरी है कि आप समझिए एक पुष्प की संरचना क्या होती है। अब पुष्प की संरचना आपको मुझे बताने के लिए क्या जरूरत होगी? एक पुष्प की। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। मुझे क्या जरूरत होगी? एक फूल की। तो इसके लिए हमें जरूरत होगी एक फूल की। तो चलिए सबसे पहले हम जाकर एक फूल लेकर आते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, मैं ये फूल लेकर आ चुकी हूँ और अब मैं आपको इसके हर एक भाग को अलग अलग करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं मेरे हाथों में फूल है। तो अब मैं इसके एक एक भागों को आपको अलग करके दिखाना शुरू करती हूँ। ये है पुष्प का सबसे बाहरी भाग, जो आप जिसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाह्य दल। और ये किस रंग के दिखते हैं? ज्यादातर ये हरे रंग के होते हैं। और जब ये पुष्प कली की अवस्था में होता है तो ये बाह्य दल इसकी सुरक्षा का काम करते हैं। और क्योंकि इसका रंग हरा होता है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो अब इसको मैं आपको एक एक भाग को निकाल के दिखाना शुरू करती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है इसके बाह्य दल और ज्यादातर इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद बाह्य दल के बाद जो होता है, आपको ये रंग बिरंगी से पंखुड़ियां दिख रही हैं, ये कहलाते हैं इसके दल। और ये बहुत ही पुष्प का आकर्षक भाग होता है और हर पुष्प में इसका रंग और संख्या भिन्न भिन्न होती है। और इसको भी मैं आपको निकाल के दिखाना शुरू करती हूँ। इस तरह से हम निकालेंगे इसको तो एक एक पंखुड़ियां इसकी अलग होना शुरू हो जाती हैं। और हर पुष्प में बेटा इसका रंग और संख्या भिन्न होती है। जैसे कि गुड़हल के पुष्प में आप देखें तो ये लाल रंग की पंखुड़ियां होती हैं, सरसों में देखें तो ये पीले रंग की होती है, चमेली में देखें तो सफेद रंग की होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें संख्या की तो गुड़हल के फूल में ये 5 होते हैं और इसी तरह सरसों के फूल में ये 4 ही पंखुड़ियां होती हैं। तो संख्याएं भी हर पौधे और पुष्प में अलग अलग हो सकती हैं। तो ये तो हो गए हमारे दल। अब देखिए इसमें क्या बचा, आपको दिख रहा है ये सारा आपको पार्ट। ये जो बाहर आपको कुछ तंतु जैसी संरचनाएं दिख रही है, ये कहलाते हैं क्या? इसके ये है पुष्प का नर भाग, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। और ये है इसके तंतु। और इसके ऊपर जो ये फूली हुई संरचनाएं दिख रही हैं, ये कहलाते हैं परागकोश। अब परागकोश जब परिपक्व होता है तो इसके अंदर से क्या निकलते हैं? इसके अंदर भरे होते हैं परागकण। और जब ये परिपक्व होकर बाहर निकलते हैं तो ये हाथ में छूने पे एकदम महीन होते हैं, पाउडर जैसे फील होते हैं। और यही परागकण निकल के पहुंचते हैं कहाँ? पुष्प के वर्तिकाग्र पे। तो ये हो गया क्या? पुष्प का नर भाग पुंकेसर, जिसमें कि ये है तंतु और ये क्या है? इसके परागकोश। फिर इस पुष्प का मादा भाग, वो है इसका बीज का पोर्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये पूरी इसकी वर्तिका है। इसका देख सकते हैं बीज का पोर्शन। नीचे का जो फूला हुआ पोर्शन है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। यानी ये स्त्री केसर जो होता है ये कुल टोटल 3 भागों से मिलके बना होता है। नीचे का फूला हुआ भाग जिसे हम कहते हैं, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, और इसके अंदर भरे होते हैं बीजांड, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसके बाद बीच में ये ग्रीवा जैसी होती है, जिसे हम नलिका जैसी, जिसे हम बोलते हैं वर्तिका। और ये ऊपर का आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है,
ये कहलाता है वर्तिकाग्र। तो अब मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ इसके अंदर का अंडाशय। देखिए, जब इसको हम अंडाशय को खोलेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे से कुछ आपको दिखाई दे रही है संरचनाएं, ये कहलाते हैं इसके बीजांड। ये हर पुष्प में इनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से अंडाशय के अंदर भरे होते हैं क्या, बीजांड। अब ये पुष्प की जो पूरी संरचना आपने देखी, ये पूरी संरचना ये किस पे टिकी होती है, ये एक आसन पे टिकी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। तो इस तरह से ये एक फूल की पूरी संरचना थी जो बच्चों आपने आज यहाँ पे समझी। अब आपको क्या करना है, जो मैंने किया बस वही करना है आपको। इसी तरह से आपको भी कोई भी फूल आपको मिल जाए तो इसके एक एक पार्ट को अलग अलग करके देखिए और उसकी संरचना को समझने का प्रयास करिए कि क्या उसके दल हैं, कौन कौन से उसके बाह्य दल हैं, कहाँ स्त्री केसर है और कहाँ पुंकेसर है। तो इस तीन संरचनाओं को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एक पुष्प में कुल कितने भाग होते हैं, 5। पहला है बाह्य दल, जो पुष्प का बाहरी भाग होता है। इसके बाद होते हैं दल। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पुंकेसर की, जो कि ये वाला भाग है इसका। ये पुंकेसर के बाद इसका जो मादा भाग होता है वो है स्त्री केसर। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं क्या, बीजांड उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से एक पुष्प में ये सारी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। और बच्चों, आपको भी एक पुष्प को लेना है और उसके अलग अलग भागों को, जैसे मैंने करके दिखाया, अलग कर करके उसकी संरचना को देखना है। अब जब आपने बच्चों पुष्प की संरचना को समझा तो उसमें जो मेन संरचनाएं थी, जो कि उसका नर और मादा भाग था, पुंकेसर और स्त्री केसर, इसे एक बार पुनः देख लेते हैं। पुंकेसर का जो ऊपरी भाग था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथर और हिंदी में बोलते हैं परागकोश, अगर उसको इस तरह से काटा जाए हॉरिजेंटली तो उसमें आप देखेंगे अंदर कुछ इस तरह के सैक होते हैं, यानी उसमें इस तरह से खाली जगह होती है। उसके बीच में डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स, जिसे हम बोलते हैं पराग कण। यही पराग कण इससे परिपक्व अवस्था में बाहर निकलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ वर्तिकाग्र पे, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टिग्मा। यानी स्त्री केसर पे पुंकेसर के जितने भी परागकण थे वो परिपक्व अवस्था होने के बाद पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होती है फिर निषेचन की प्रक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पुष्प के प्रकार। जो मैंने आपको पुष्प के भाग बताए, इन्हीं में से जब 5 भाग अगर उपस्थित हैं तो वो पुष्प हुआ कंप्लीट, यानी कि पूर्ण। और अपूर्ण का मतलब क्या होता है, जो पूरा नहीं है, यानी कि पुष्प का वो भाग जो उसमें अपूर्ण है, यानी कि पाया ही नहीं जा रहा कोई अगर एक भाग, तो वो पुष्प कैसा होगा, अपूर्ण। और वो भाग क्या होगा, वो या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर। इन्हीं 2 भागों में से कोई एक भाग अगर अनुपस्थित है तो उस पुष्प को हम अपूर्ण पुष्प कहेंगे। अब इन्हीं नर और मादा जननांगों की उपस्थिति के आधार पे पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी। एक लिंगी यानी कि एक, यानी कि जब नर और मादा दोनों ही भागों में से कोई एक पुष्प में पाया जाता है, यानी कि नर का अलग पुष्प होगा और मादा का अलग पुष्प होगा। तो इस तरह से स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पुष्पों पे जब पाए जाते हैं तो ऐसे पौधे या ऐसे पुष्प कहलाते हैं एक लिंगी पुष्प, जैसे कि पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी और खीरा। और द्विलिंगी यानी द्वि मतलब 2, यानी कि जब एक ही पुष्प में नर और मादा भाग एक ही पुष्प में हो, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर। जैसे मैंने भी आपको दिखाया था फूल, इसी तरह से गुड़हल है, सरसों है, मटर, सेम, इन सभी पुष्पों में एक ही पुष्प में स्त्री केसर भी उपस्थित होता है और उसी में पुंकेसर भी पाया जाता है। तो ऐसे पुष्प कहलाते हैं द्विलिंगी पुष्प। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक लिंगी पुष्प की। अब क्योंकि एक लिंगी पुष्प में कोई एक ही भाग पाया जाता है, या तो नर भाग या तो मादा भाग, तो इस आधार पे पौधे 3 तरह के होते हैं। जैसे कि पहला नाम आप देख सकते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब होता है, स्टेमेन वर्ड से ये बना है और स्टेमेन हम बोलते हैं पुंकेसर को। तो इसके नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि स्टेमेन मतलब जिस पौधे में या जिस पुष्प में नर भाग यानी कि पुंकेसर पाए जाते हैं। अब पुंकेसर उपस्थित है तो कौन अनुपस्थित होगा, जरा सोच के बताइए तो। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब इसमें स्टेमेन है तो मादा जननांग इसमें अनुपस्थित है। जब मादा जननांग अनुपस्थित है तो इसीलिए ये फ्लावर कहलाते हैं स्टेमेन।
इसी तरह से पिस्टिलेट, पिस्टिल बोलते हैं हम स्त्री केसर को, यानी उसका उल्टा। इसमें स्त्री केसर उपस्थित होगा और अनुपस्थित कौन होगा? नरजन्नांग पुंकेसर। अब बात आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, यानी बिल्कुल जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ना तो पुंकेसर है और ना ही स्त्री केसर। जब दोनों ही उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे फूल कौन क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल फ्लावर। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गूलर। ये सब आप लोग के लिए कॉमन पौधा है, आप सब जानते होंगे गूलर। गूलर का फूल ऐसा होता है जिसमें अंदर इसके तीनों तरह के फ्लावर, तीनों तरह के फूल उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें स्टेमनेट फ्लावर भी होता है, पिस्टिलेट फ्लावर भी होता है और साथ ही साथ इसके न्यूट्रल फ्लावर भी इसमें उपस्थित होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परागण की क्रिया क्या होती है। क्योंकि हमने ये समझ लिया पुष्पीय संरचना क्या होती है, तो अब आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा? आगे परागण। अब बच्चों एक चीज बताइए, आपने अक्सर देखा होगा कि फूलों के आसपास मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, इसी तरह और भी कीट पतंगे घूमते रहते हैं। क्या कभी मन में आपने सोचा कि ऐसा क्या होता उसमें, क्यों आते हैं उस पे कीट पतंगे? तो आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही जवाब सोच रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब यही है कि फूलों का रस चूसने के लिए, यानी कि तितलियां, मधुमक्खियां फूलों का रस चूसने के लिए फूलों पर आते हैं। और इसीलिए जो इसकी पंखुड़ियां यानी कि इसके जो दल होते हैं वो बहुत ही कलरफुल से बहुत आकर्षक होते हैं, ताकि कीट पतंगे उसकी ओर आकर्षित होकर बैठे। तो उससे क्या होगा ये बताइए? उससे होता ये है कि जब ये बैठ के रस चूसते हैं तो यहाँ से परागकण उनके पंखों में, पैरों में चिपक जाते हैं, और जब यही कीट उड़कर जाते हैं और दूसरे पौधे पे बैठते हैं, दूसरे फूलों पर बैठते हैं, तो उनके हाथ जो चिपके होते हैं पैरों में, पंखों में परागकण, वो निकल के उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये कीट बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत सहायक होते हैं इस पूरी परागण की क्रिया में। तो इस तरह से ये परागण की क्रिया होती है। तो परागण अगर हम बात करें क्या है, तो पुष्प के इस जो पोर्शन है आपका पुंकेसर, पुंकेसर से पराग कणों का उसी पुष्प के या दूसरे उसी जाति के दूसरे पुष्प पे, उसी जाति का कोई दूसरा पौधा भी हो सकता है, उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण। तो परागण क्या हुआ? पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पौधे का पुष्प, तो इस आधार पे ये दो तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्व यानी कि अपना, यानी कि उसी पौधे का वही पुष्प या दूसरा पुष्प भी हो सकता है। पर यानी कि दूसरा, जब उसी पौधे के पुष्प पे परागण ना होकर किसी दूसरे पौधे, अन्य पौधे के पुष्प पे परागण होता है, तो इससे हम कहते हैं पर परागण। अब इसको मैं आपको एक बार करके भी दिखा देती हूँ, तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये एक पुष्प है और दूसरा ये है। अब इन दोनों पौधों में आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ परागकण है और इसमें भी। जैसे मैंने इसके परागकण निकाल लिए, तो अब क्या होगा? अब इसके परागकण आपको दिख रहा होगा। अगर ये सारे परागकण इसी पौधे के वर्तिकाग्र पे जाएंगे तो ये हो जाएगा स्वपरागण। जैसा आप देख सकते हैं, अगर ये सारे परागकण इसी पौधे के, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे मैं डालूं तो ये क्या कहलाएगा? ये हो गया स्वपरागण। लेकिन अगर इस पौधे के इसी पुष्प पे मैं इनको ना डाल के, इससे में से कुछ ये दूसरा पौधा दिख रहा है आपको, इसके वर्तिकाग्र पे पहुंचा, तो ये क्या हो गया? परपरागण। यानी कि एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पे पुंकेसरों का पहुंचना कहलाता है स्वपरागण, और उसका उस पुष्प पे ना होकर किसी अन्य पौधे के पुष्प पे जाना, ये क्या कहलाता है? परपरागण। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। देखिए, देख सकते हैं, ये एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में होता है, और यह एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधों के दो पुष्पों के बीच में होता है। यानी कि एक ही प्रजाति है लेकिन पौधा अलग है। फिर हम बात करेंगे, इसमें परागण के लिए किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही पुष्प है तो उसमें से निकल के परागकण झड़ के उसके वर्तिकाग्र पे बिना किसी परेशानी के आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए परागकण अपने आप तो चला नहीं जाएगा।
तो उसको वहां तक जाने के लिए या तो हवा की सहायता से जाएगा, जल हो सकता है, कीट पतंगे या जीव जंतु, मतलब किसी की बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। अगर बाहरी कारक नहीं है तो इसमें परागण संभव नहीं है। इसमें परागकण बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और परागकण का अपव्यय नहीं होता। अपव्यय यानी कि वो वेस्ट नहीं होते हैं, बर्बाद नहीं होते हैं, क्योंकि उसी पुष्प में उसका परागण होना है तो उनकी संख्या कम होती है और उनका अपव्यय भी नहीं होता है। और ठीक इसका उल्टा होता है, पर परागण में परागकण अधिक संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि उनको दूसरे पौधे तक जाना है तो उनमें क्या होता है, परागण के लिए उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए और इसमें अपव्यय भी अधिक होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मान लीजिए कीट पतंगों के पंखों पे चिपका है तो कुछ परागकण तो वहां ट्रांसमिट होंगे, वहां स्थानांतरित होंगे, पर कुछ हो सकता है नीचे भी गिर जाए। इसके अलावा इसमें पुष्प अधिकांशतः बहुत आकर्षक नहीं होते, क्योंकि इसमें कीट पतंगों किसी बाहरी कारक की जरूरत नहीं है, तो पुष्प नॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें पुष्प रंगीन दलों के साथ बहुत आकर्षक होते हैं, क्योंकि जब आकर्षक कोई चीज होती तभी तो वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो इसीलिए इसमें पुष्प के रंग जो दल होते हैं बहुत रंगीन और देखने में फूल बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ताकि कीट पतंगे या जीव जंतु उसको जाके उसको टच करें, उसको तोड़े या उसको छुए, जो भी करे, तो इससे क्या होगा, जब वो जाके उसको छुएंगे, उसका रस चूसना चाहेंगे, तो उससे परागकण उनके शरीर पर चिपक जाएंगे और परागण हो जाएगा। तो ये बच्चों अंतर है स्वपरागण और परपरागण में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम कृत्रिम परागण क्या होता है। अब कृत्रिम परागण समझने के लिए जरूरी है, आपने देखा स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कीट पतंगे किस तरह सहायक है परागण में। तो इसका आंसर मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बच्चों समझ चुके हैं कि कीट पतंगों का रोल यही है कि वो जब रस चूसने जाते हैं तो उनके शरीर में परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फूलों पर जाके दोबारा रस चूसने के लिए बैठते हैं तो वो वहां से उनके शरीर पर चिपके हुए परागकण दूसरे पुष्प के फूलों पर उसके वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं, जिससे परागण आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से कीट पतंग क्या करते हैं, परागण में बहुत सहायक होते हैं। अब हम बात करेंगे कृत्रिम परागण की। कृत्रिम परागण की पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जरूरत क्या पड़ी। ये तो परागण आपने स्व पढ़ा और पर पढ़ा, पर परागण, लेकिन कृत्रिम परागण की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, हमारे पास दो पौधे थे, एक पौधे की बहुत अच्छी उसमें उपज हो रही थी और दूसरे पौधे में जो गुण था वो था रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी उसमें जल्दी कोई बीमारी नहीं लग रही थी। तो हमको जरूरत थी कि हमारे दोनों ही क्वालिटीज, दोनों गुण हमें एक ही पौधे में मिल जाए। कुछ हमको नई प्रजाति का पौधा बनाना था, तब जरूरत पड़ी हमें कृत्रिम परागण की। तो हम कृत्रिम परागण में क्या करते हैं कि जब ये पुष्प अभी परिपक्व अवस्था में नहीं होता, परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प के, जब द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, द्विलिंगी पुष्प का जो पुंकेसर होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। अब क्या होता है, जब हमें दूसरी प्रजाति का जो पौधा लेना है, उसके निश्चित गुण पहले से ही हमने कर लिए कि हमें ये और ये दो पौधे हैं, इन दोनों के बीच में करवाना है परागण। तो दूसरे पौधे का हम क्या करते हैं, वर्तिकाग्र, जो जैसा आप देख सकते हैं ये आपको पॉलिथीन दिख रही है, तो इस तरह से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र को हम एक सूती कपड़े से या पॉलिथीन से इस तरह से कवर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके बाद जैसे ही उस पहला पुष्प परिपक्व अवस्था में आता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें पुंकेसर तो है ही नहीं, तो उसको परागकणों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो दूसरा पुष्प था, इससे हम परागकणों को लेके उस पहले वाले पुष्प पे, वर्तिकाग्र पे डाल देते हैं। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये दूसरे पुष्प को लेकर और इसके पौधे के इस पे डाला जा रहा है पुंकेसर, इसके वर्तिकाग्र पे। तो इस तरह से ये जो परागण की क्रिया है ये कहलाती है कृत्रिम परागण, यानी कि अपने आप जो स्वाभाविक परागण है उस प्रक्रिया को हमने रोका और हमारा जो निर्धारित पौधा था उस दूसरे पौधे के पुष्प से परागण को कराया। तो ये क्रिया कहलाती है कृत्रिम परागण। तो इसे मैं एक बार करके भी दिखा देती हूँ। तो बच्चों इसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास दो फूल हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें देख सकते हैं आप कि ये एक पुष्प है, हमें इसके वर्तिकाग्र की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। ये एक प्लास्टिक की थैली भी हो सकती है या फिर एक कॉटन की या फिर सूती कपड़ा भी हम लेके इसको इस तरह से कवर कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है बच्चों। तो इसका ये वर्तिकाग्र कवर हो चुका है। तो अब क्या होगा, इस पे परागण संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से कवर है।
अब जैसे ही इसके पुंकेसर ये परिपक्व अवस्था में आएंगे तो इससे क्या होगा, परागकोश निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसके परागकोशों को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसके परागकोशों को मैं निकाल रही हूँ। इसमें महीन महीन ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं। तो देखिए इस तरह से परागकोश हमें प्राप्त हो चुके हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको उठा के ले जाएंगे दूसरे पौधे के पास। ये हमारा दूसरे पौधे का पुष्प है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इसके वर्तिकाग्र की तो जरूरत है, लेकिन इन पुंकेसरों की जरूरत नहीं है। तो इनको इस तरह से हम काट के अलग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से काट के अलग कर दिया। तो अब क्योंकि हमें सिर्फ इसके वर्तिकाग्र की जरूरत थी, तो इससे जो ये प्राप्त आपको दिख रहा है परागकण, इनको हम इस तरह से लेके ब्रश की सहायता से और इसके वर्तिकाग्र पे इस तरह से रख देते हैं। तो अब क्या हुआ, जब इस तरह से हमने किया तो ये कहलाया कृत्रिम परागण, क्योंकि इसका स्वाभाविक परागण क्या था, ये इसके पुंकेसरों की सहायता से होता, लेकिन उनको हमने हटा दिया है और जो दूसरा पौधा हमें जरूरत थी, हमने उसके इन पुंकेसरों से निकाल के परागकणों को इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कृत्रिम परागण। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कृत्रिम परागण की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है और आपने इसके समझा कि इसकी जरूरत क्या है। अब ये प्रक्रिया जिससे हमें नई प्रजाति के पौधे प्राप्त होते हैं, ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है। संकर का मतलब ही होता है दो से मिलके बनने वाली चीज, जो कि अपनी पेरेंट्स, जो उनकी माता पिता की जो ओरिजिनल होती है संतान, उससे ये हटकर होते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पौधों के गुण पाए जाते हैं। तो इससे जो बीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संकर बीज, और उससे उत्पन्न होने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, संकर। और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है संकरण। तो इस तरह से ये जो प्राप्त बीज होते हैं, जिनका उपयोग आजकल की कृषि में बहुत किया जाता है, इनको हम उन्नत बीज भी कहते हैं। उन्नत बीजों की वजह से ही आज हम कृषि के क्षेत्र में स्वावलंबी बन पाए हैं, हमारी कृषि का उत्पादन भी बढ़ पाया है। और इसी संकरण विधि का उपयोग करके हमारे आनुवंशिकी के जनक, आपने उनका नाम शायद सुना होगा, उन्हें हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने मटर के पौधे लिए थे और इसी संकरण की प्रक्रिया के द्वारा परागण कराकर मटर के पौधों पर उन्होंने आनुवंशिकी का अध्ययन किया था। अब इसके साथ ही हम बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि निषेचन क्या है। अब आपने समझा कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, पुंकेसर, और मादा भाग क्या होता है, स्त्री केसर। तो हमने जब अभी तक पढ़ा परागण की प्रक्रिया, यानी परागण की क्रिया में आप देख सकते हैं ये किस तरह से परागकण आके वर्तिकाग्र पे इकट्ठा हो जाते हैं। वर्तिकाग्र बहुत ही चिपचिपा होता है, तो जैसे ही परागकण आते हैं इस पे, वो चिपचिपा होने की वजह से यहाँ पे वो स्थिर हो जाते हैं, यानी वहां से फिर वो वापस उड़ते नहीं है। फिर क्या होता है, यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे एक ट्यूब यहाँ पे विकसित होना शुरू होती है और ये पतली सी नलिका यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तो इस तरह से इसे हम क्या बोलते हैं, पराग नलिका। इस नलिका को हम क्या कहेंगे, पराग नलिका। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो है एक होता है नर युग्मक। तो इस तरह से जैसे ही ये नलिका आगे बढ़ती है तो पुष्प के निचले भाग में, ये स्त्री केसर है, आप समझ रहे होंगे, स्त्री केसर का नीचे का भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था, जिसे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर का भाग आप देख सकते हैं, ये क्या है इसके अंदर का, बीजांड। अब ये बीजांड यही है, ठीक है। तो बीजांड के अंदर क्या होता है कि पराग नलिका प्रवेश करती है, और प्रवेश करती है तो पहले से ही अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसमें मादा युग्मक स्थित होता है। तो इसके अंदर का जो नर युग्मक था वो इस नलिका से होते हुए आता है और बीजांड में स्थित मादा युग्मक से क्या करता है, संयोग कर लेता है। बस यही क्रिया कहलाती है निषेचन। तो अर्थात हम बोल सकते हैं नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी कि संयोग, और संयोग का मतलब मिलना, इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। अब निषेचन के बाद क्या होता है, ये तो आपको जानने के लिए हमारी अगली क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। और अभी तक जैसा आपने पढ़ा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, ये आप समझ चुके हैं। जैसे इसमें जनन अंग भाग लेते हैं और इसमें पौधे के जनक अंग भाग नहीं लेते हैं। इसमें युग्मनज बनता है और अलैंगिक में युग्मनज नहीं बनता। ये केवल बीज वाले पौधों में ही होता है और ये बिना बीज वालों में भी हो सकता है। इसी तरह से इसमें अधिक समय लगता है, जबकि इसमें बहुत कम समय में ही हो जाता है।
और इसमें नए पौधे में दोनों ही पौधों के गुण होते हैं, जबकि इसमें अपने जनक के पौधे के समान ही पौधा विकसित होता है। इसके बाद अब आप समझेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो बच्चों, आज आपने जाना कि पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्पों के कितने प्रकार होते हैं, परागण की प्रक्रिया कैसे होती है, और साथ ही बीज का निर्माण आप पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। तो आज आपका गृह कार्य क्या है? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ चुके हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंग तो अब आप आराम से बता सकते हो और ये आपको करके भी देखना है। इसके पश्चात अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो बच्चों, अब आप अच्छे से रह के घर में आपको क्या करना है, एक पुष्प को लेके उसकी संरचना को समझना है और अपने गृह कार्य को पूरा करना है। और साथ ही इसके बाद क्या होता है इसको जानने के लिए हमारी अगली कक्षा को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो रहेगा मुझे आप सभी का इंतजार। तो मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में कुछ नया लेके और जानेंगे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग। तो तब तक के लिए बच्चों गुड लक, थैंक यू।